यस, गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुँचे थे? सिक्योरिटी पेपर्स के बारे में हो गया था, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में नोट कर रहे थे लास्ट। विश्व के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हो गया था, कुछ 3-4 नाम लिखे थे वहाँ पे। सबसे लास्ट क्या लिखा था आपने? हाँ, ठीक। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा। सेबी के बारे में नोट कर चुके हैं ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दिखाओ नोट्स देख। सेबी के बारे में नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा। सेबी, SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी लिखते हैं सुरक्षा वाला, उसमें लास्ट में वाई हटा के IES, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और हिंदी वाले नोट कर सकते हैं भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड। लास्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे कि शेयर क्या होता है और शेयर बाजार किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है। जो रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूशन है, जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है भारत में शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली, वो कौन है? NSE, BSE। शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली सेबी। BSE, NSE क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पर खरीदी बिक्री की जा रही है। किस टाइप के शेयर की खरीदी बिक्री की जा रही है? ये प्राइमरी मार्केट है या सेकेंडरी मार्केट है? सेकेंडरी मार्केट है कह सकते हैं। प्राइमरी मार्केट में कौन से टाइप के शेयर आते हैं? हाँ, जो बिल्कुल फ्रेश शेयर है, पहली बार कोई शेयर इशू किया गया है, इसको हम प्राइमरी मार्केट के अंदर रखते हैं। इसमें कौन सा कुछ एग्जांपल याद है आपको? IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो सबसे शुरुआत में आपको ऑफर किया गया, पब्लिक के लिए चालू किया गया कोई शेयर, उसको कहा जाता है IPO। ठीक है, कोई कंपनी जब अपने शुरुआत में सबसे पहली बार शेयर्स इशू करती है, उसको कहा जाता है IPO। ठीक, उसके बाद में राइट इशू, ये भी एक शब्द है, मतलब IPO के जैसा ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? IPO जब इशू किया, राइट इशू जब लाया जाता है मार्केट में, तो प्रायोरिटी दी जाती है कि कोई ऐसे व्यक्ति जो उस कंपनी के शेयर धारक है, पहले से ही शेयर धारक हैं, या फिर कंपनीज के एम्प्लॉय हैं, उनको पहले मौका दिया जाता है कि वो शेयर खरीद सकते हैं। उसके बाद आम पब्लिक के लिए उसको जारी कर दिया जाता है। इसको कहा जाता है राइट इशू। ठीक है, तो हमने शुरुआत किया था शेयर से। शेयर क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति या संस्था एक साथ पूरी पूंजी लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती है, तो पूंजी में क्या चाहती है? सहभागिता चाहती है लोगों की। सहभागिता किसमें? पूंजी में भी और स्वामित्व में भी। अगर वो स्वामित्व में भी आपकी सहभागिता दे रही है, इसका मतलब है कि वो आपको उस कंपनी के अंदर शेयर प्रदान कर रही है। लेकिन अगर वो चाहती है कि सिर्फ आप पूंजी में सहभागिता करें, तब उसके लिए क्या उपाय है? डिबेंचर इशू करेगा। ठीक, ताकि वो सिर्फ एक लंबे समय के बाद आपको ब्याज के रूप में राशि लौटा देगा, लेकिन स्वामित्व में कोई भी हिस्सा नहीं रहेगा। इसका मतलब ये भी है कि कंपनी के प्रॉफिट लॉस से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक, आपको जो ब्याज वादा किया गया है वो आपको मिलता रहेगा, और जो व्यक्ति शेयर धारक है, शेयर जिन्होंने लिया है, उनको कंपनी के प्रॉफिट या लॉस के अकॉर्डिंग उनको लाभ या हानि की स्थिति में उनको वहन करना पड़ेगा। ठीक है, स्वामित्व भी उनको खुद को वहन करना पड़ेगा। ठीक, इसको अच्छा, शेयर मार्केट के बारे में हम जब बात कर रहे थे, तो बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने शेयर इशू किए हुए हैं, और उन शेयर को खरीदने के लिए जो मार्केट है, इसको हम शेयर मार्केट के नाम से जानते हैं। ऐसी अलग अलग कंपनीज के शेयर्स का जो बकेट होता है, इन्हीं को ही हम अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट किया गया है। और आपकी इंडिविजुअल क्षमता अगर नहीं है कि आप एक एक कंपनी का शेयर, मतलब उसका मार्केट ट्रेंड एनालिसिस कर सकें, तो आप सीधे उस बकेट में एक साथ निवेश कर सकते हैं, जिसको कि हम BSE या NSE के नाम से जानते हैं। मतलब BSE का जो स्टॉक एक्सचेंज है, कई प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज है उनके पास, ये कह सकते हैं कि कई प्रकार के प्रोडक्ट हैं, आप उनमें से किसी भी एक प्रोडक्ट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे ही एक और स्टॉक एक्सचेंज है भारत का,
NSE। ठीक, ऐसे विश्व में कई सारे स्टॉक एक्सचेंज है जो अलग अलग कंपनीज के शेयर जहां पर लिस्टेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये तो हमने बात किया कि अगर भारतीय व्यक्तियों को शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तब तो ये साधन हो गए, लेकिन मान लीजिए भारत में अगर और ज्यादा मुद्रा प्रवाह की जरूरत है, भारत को और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, ऐसी कंडीशन में एक कॉन्सेप्ट आता है FDI का। ठीक, इसको कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। विदेशों से अगर भारतीय लोगों की कैपेसिटी से ज्यादा अगर देश में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, ऐसी सिचुएशन में जो उपाय करती है सरकार, इसको कहा जाता है FDI या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट अच्छा, FDI लिखने से पहले आप ये भी देखेंगे कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन है। तो एक सीक्वेंस में हम सबसे पहले हमने बात किया शेयर मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट में कौन कौन से टाइप के शेयर्स इशू किए जाते हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप सेबी, जिसके बारे में आप आगे नोट करने वाले हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड। इसमें 3-4 पॉइंट है जहां से प्रश्न पूछे गए हैं, बस इसको सीक्वेंस में नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट इसमें है, सेबी के अंदर सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, भारतीय शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च संस्था। भारतीय शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च संस्था। सेकंड, स्थापना या गठन, एस्टैब्लिशमेंट। स्थापना 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल 1988। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन। 30 जनवरी 1992, 30 जनवरी 1992, 1992। नेक्स्ट पॉइंट है हेडक्वार्टर, सेबी का मुख्यालय, हेडक्वार्टर मुंबई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सेबी एक वैधानिक अधिकरण है। वैधानिक अधिकरण एक कानूनी संस्था है, कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में, एक कानूनी संस्था है जिसके कानून मानना हर एक स्टॉक मार्केट की हर एक कंपनी के लिए बाध्यकारी है, एक वैधानिक अधिकरण है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह भारत में संचालित वर्तमान 23 स्टॉक एक्सचेंज, यह भारत में संचालित वर्तमान 23 स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित करता है। 23 स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित करता है। अच्छा, एक करेक्शन याद आ रहा है, लास्ट चैप्टर हम कहीं पे पढ़ रहे थे, उसमें एक इंस्टीट्यूट के बारे में हम नोट कर रहे थे, 1998 शायद मैंने बताया था आपको, इंश्योरेंस के बारे में था। हाँ,
1989 लिखा है हमने, 1990 है करेक्ट आंसर ना। असल में उसका इस्टेब्लिशमेंट 89 में हो गया था, उसका कार्य प्रारंभ 1990 से हुआ था। वो दोनों डेट सही हैं। कई बार कोई चीज़ को मतलब जैसे कि बीएसपी को ही इस्टेब्लिश कर दिया गया था 1955-56 के आसपास, लेकिन उसका कार्य जो प्रारंभ होता है, प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ था 57-58 के आसपास, वहाँ से प्रोडक्शन शुरू हुआ था। वैसे ही सिडबी के बारे में जो डेट है वो ठीक है, उसमें आप चाहें तो आपको याद है तो लिख लीजिएगा साइड में 1990 करके। पर यहाँ पे जो डेट लिखा गया था, जो डेट किताब में दिया गया था, वो यहाँ पे गलत था। अच्छा, आप खोज लीजिए ना, आपने जो बीमा के बारे में नोट किया था, वहीं पे बीमा को रेगुलेट करने वाली संस्था IRDA, और IRDA में आपने उसका गठन का वर्ष लिखा था 1998। असल में ये 99 है, 1999, 1999। ठीक, वापस आइएगा शेयर बाजार में। ठीक है, तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। कार्य कब प्रारंभ किया था इन्होंने, या राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इसका? 1992 में। इसका मुख्य काम क्या है? देश भर में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है, लगभग कितने हैं? 23 स्टॉक एक्सचेंज है, इन सभी को रेगुलेट करने का काम है सेबी का। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा विदेशी पूंजी निवेश। विदेशी पूंजी निवेश, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके बारे में एक लाइन नोट कीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट, जब किसी राष्ट्र में या जब किसी देश में विदेशों से पूंजी का प्रवाह, विदेशों से पूंजी का प्रवाह होता है, इसे विदेशी पूंजी निवेश या फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह दो प्रकार से संभव है। यह दो प्रकार से संभव है। फर्स्ट, पहला लिखिएगा FDI। FDI ब्रैकेट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और सेकंड है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। विदेशी संविभाग निवेश। विदेशी संविभाग निवेश,
विदेशी संविभाग, विभाग लिखते हैं उसके पहले स और उसमें अम की मात्रा, संविभाग, विदेशी संविभाग निवेश। ठीक, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको नोट करवा देता हूँ। देखिए, हमने ये तो देख लिया कि अगर भारतीय व्यक्ति शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो उनको रेगुलेट करने के लिए एक संस्था है सेबी, और यहाँ पे ये बताया गया कि कोई व्यक्ति भारत में चाहे तो स्वयं या बैंक के माध्यम से, मतलब किसी व्यक्ति को अपना पैसा दे करके उसके थ्रू अपना जो पैसा है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करवा सकता है। लेकिन यहीं पे अगर कोई विदेशी व्यक्ति या संस्था है या कोई सरकार है, विदेशी सरकार है, अगर वो भारत में निवेश करना चाहती है तो उनके पास क्या क्या उपाय हैं। उनके पास जनरली 2 उपाय हमको देखने को मिलते हैं। पहला है एफडीआई, ये नाम आपने बहुत सुना है पिछले 4-5 वर्षों में। मोदी जी जिस भी विकसित देश में जाते हैं वो क्या चाहते हैं कि वहाँ से विदेशी निवेश जो है भारत में किया जाए। ठीक है, तो ये एफडीआई क्या चीज़ होता है। यहाँ पे अगर भारत की सरकार चाहती है कि कोई विदेशी सत्ता या सरकार या कोई विदेशी कंपनी या विदेशी लोग भारत में आकर के निवेश करें ताकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी का प्रवाह हो सके, और यहाँ पे उस पूंजी का उपयोग जो है वो किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हो गया, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए अगर उसका निवेश चाहती है सरकार तो यहाँ पे एफडीआई अट्रैक्ट कर सकती है, एफडीआई के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है विदेशों से। ठीक, अब यहाँ पे एफडीआई भी जनरली 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला है, इसको कहा जाता है ग्रीन फील्ड, और एक होता है ब्राउन फील्ड। ठीक, ये शब्द अगर आपको नहीं पता है या ये शब्द नया है तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला है ग्रीन फील्ड एफडीआई और दूसरा है ब्राउन फील्ड एफडीआई। ठीक, ग्रीन फील्ड एफडीआई का मतलब है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो किसी सेक्टर में अगर इन्वेस्ट किया जा रहा है तो बिल्कुल ज़ीरो से वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। जैसे कि अगर सरकार ने कोई डैम बनाने के लिए एफडीआई अट्रैक्ट किया है, एफडीआई की डिमांड की है, विदेशों से एफडीआई आ रही है, मान लीजिए लैंड खरीदने से लेकर के वहाँ पे डैम बनाने तक का जो पूरा प्रोजेक्ट है बिल्कुल ज़ीरो से अगर स्टार्ट किया जा रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट को कहा जाता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, और ऐसे एफडीआई को हम कहेंगे ग्रीन फील्ड एफडीआई। वहीं पे मान लीजिए अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आधा अधूरा काम हो चुका था, आधा काम पेंडिंग था, और वहाँ पे अगर कोई सरकार एफडीआई इन्वेस्ट करती है, ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट या ब्राउन फील्ड एफडीआई। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट को कहा जाता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, जहाँ पे आधा काम हो चुका है और बचे हुए काम के लिए सरकार एफडीआई चाहती है। ऐसे चीज़ को कहा जाता है, ऐसे इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है ब्राउन फील्ड एफडीआई। ठीक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है स्टार्टिंग पॉइंट का। यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट किया जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ उसमें काम चल रहा है, उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट मांगा गया है। ठीक है, इसमें अच्छा अगर आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें ऐसे 2 कॉलम बना के लिख लीजिएगा, ग्रीन फील्ड एफडीआई और ब्राउन फील्ड एफडीआई। और वैसे ही एफपीआई में 2 प्रकार के एफपीआई हमको देखने को मिलते हैं। FII और QFI। एक है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और दूसरा है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब ये एफडीआई और एफपीआई में क्या अंतर है। एफडीआई जो है वो किसी कंपनी में 10% से ज़्यादा शेयर, अगर कोई कंपनी उसमें इन्वेस्ट करती है, 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी अगर वहाँ पे लेती है, 10% या उससे ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करती है किसी प्रोजेक्ट में, इसको कहा जाता है एफडीआई। और वहीं पे अगर 10% से कम हिस्सेदारी में इन्वेस्ट कर रही है, इसको कहा जाता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक, थोड़ा थोड़ा समझिएगा, मैं इसको स्ट्रक्चर्ड वे में आपको नोट करवाने वाला हूँ। ठीक है, एफडीआई ऐसे इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है जब सरकार किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट डिमांड करे और उस प्रोजेक्ट में 10% या उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो विदेशी व्यक्ति या सरकार या संस्था के द्वारा किया जाए, ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं एफडीआई। और वहीं पे अगर ये इन्वेस्टमेंट 10% से कम है, ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, एफपीआई। एफडीआई
जीरो से स्टार्ट करेंगे ग्रीन फील्ड, प्रोजेक्ट चल रहा था बीच में इन्वेस्ट किए तो ब्राउन फील्ड। 10% से कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें भी दो कंडीशन है। अगर कोई विदेशी संस्था, संस्था का मतलब है जो जिसको कि वहां पर पंजीकृत किया गया है, ऐसी कोई संस्था अगर इन्वेस्टमेंट करती है, ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई विदेशी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है भारत में, ठीक है, मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति है, कोई सिंगल एंटिटी है जो कि भारत के किसी प्रोजेक्ट में, भारत के शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? QFI, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा। इनमें से एक एक के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा चीज़, कुछ कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। विदेशी निवेश में दो चीज़ें शामिल है, FDI, FPI। और FDI दो प्रकार के हैं, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड। वैसे ही FPI दो प्रकार के हैं, FII और QFI। सबसे पहले आपने कोई एक पॉइंट नोट किया था फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। FDI या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, किसी विदेशी व्यक्ति या संस्था द्वारा, किसी विदेशी व्यक्ति या संस्था द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में यदि 10% या अधिक निवेश किया जाए, 10% या अधिक निवेश किया जाए तो इसे FDI कहा जाता है, तो इसे FDI कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, FDI दीर्घकालिक निवेश होता है। FDI दीर्घकालिक निवेश होता है। मान लो डैम प्रोजेक्ट्स में निवेश किए, रेल में निवेश किए, एविएशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी आज इन्वेस्ट करे और कल चली जाए। ये समस्या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के साथ होती है। ये बहुत आसानी से अपना पैसा निकाल लेते हैं। इसीलिए हम आगे देखेंगे कि भारत में FDI को इंकरेज करते हैं या FPI को, तो सरकार सबसे ज़्यादा FDI चाहती है देश में। FPI वाले लोग अपना पैसा तुरंत निकाल के चले जाएंगे। कोई सिचुएशन अगर ख़राब होने लगी, मार्केट से तुरंत अपना पैसा निकाल के चले जाएंगे। ठीक, FDI में पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रहेगा। ठीक है, क्या लिखा आपने इसमें? FDI दीर्घकालिक निवेश होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, FDI के द्वारा दो प्रकार से निवेश किया जाता है। FDI के द्वारा दो प्रकार से निवेश किया जाता है। पहला ग्रीन फील्ड, पहला है ग्रीन फील्ड। इसमें डैश करके लिखिएगा, बस एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखिएगा। किसी नई कंपनी
या प्रोजेक्ट में, किसी नई कंपनी या प्रोजेक्ट में 10% से अधिक निवेश, किसी नई कंपनी या प्रोजेक्ट में 10% से अधिक निवेश। और सेकंड उपाय है ब्राउनफील्ड, सेकंड है ब्राउनफील्ड एफडीआई। हाँ, मतलब जो प्रोजेक्ट एस्टिमेट किया गया था, मान लीजिए 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था, उसमें 11 करोड़ कंपनी ने लगाने का वादा किया, ये उसका एफडीआई हो गया। और 9 करोड़ करता तो उसको हम एफपीआई के अंदर रखते। हाँ, स्टार्टिंग प्रोजेक्ट में है 10% या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट अगर करती है तो वही तो चीज़ था ना। एफडीआई का मतलब है इन्वेस्टमेंट, जितना प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसका 10% या उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए, उसको एफडीआई कहा जाता है। एफडीआई में हमने 2 प्रकार देखा था। एक ग्रीनफील्ड, प्रोजेक्ट की शुरुआत से इन्वेस्टमेंट करेगा, शुरुआत में एस्टिमेटेड कॉस्ट था मान लो 100 करोड़ रुपए, कंपनी ने 10 करोड़ या उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, वो ग्रीनफील्ड हो गया। ठीक, उसके बाद में ब्राउनफील्ड क्या है, कोई कंपनी पहले से स्थापित है, वहाँ पे अगर 10% ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट डिमांड किया गया था उसका 10% से ज़्यादा अगर ये इन्वेस्टमेंट करती है, उसको ब्राउनफील्ड कहेंगे। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट या ब्राउनफील्ड एफडीआई। किसी पूर्व स्थापित कंपनी में 10% या अधिक निवेश। किसी पूर्व स्थापित कंपनी में 10% या अधिक निवेश। ठीक है, तो एफडीआई के लिए 2 चीज़ें याद रखिएगा, ये इन्वेस्टमेंट विदेशों से आ रही है, दूसरा किसी प्रोजेक्ट का 10% से ज़्यादा हिस्सा अगर कोई विदेशी व्यक्ति या संस्था इन्वेस्ट कर रहा है, इसको हम एफडीआई कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हाँ मैम, हाँ, विदेशी समविभाग निवेश, एफपीआई विदेशी समविभाग निवेश या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लिखिएगा किसी विदेशी निवेशक या संस्था द्वारा किसी विदेशी निवेशक या संस्था द्वारा कंपनी में 10% से कम, कंपनी में 10% से कम निवेश, 10% से कम निवेश एफपीआई कहलाता है। एफपीआई कहलाता है। एफपीआई कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसके अंतर्गत निवेशक कंपनियों के शेयर, ऋण पत्र, कंपनियों के शेयर, ऋण पत्र, शेयर कॉमा ऋण पत्र या अन्य प्रतिभूति में निवेश करते हैं, या अन्य प्रतिभूति, सिक्योरिटी पेपर्स, या अन्य प्रतिभूति में निवेश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एफपीआई के
दो प्रकार एफपीआई के, दो प्रकार निम्नलिखित हैं। एफपीआई के दो प्रकार निम्नलिखित हैं और उसमें सबसे नीचे फिर पहला लिखिएगा एफआईआई। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, पहला उपाय है एफआईआई। इसका फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी संस्थागत निवेश। विदेशी संस्थागत निवेश। इसमें एक लाइन लिखिएगा डैश करके, यदि विदेशों में पंजीकृत किसी संस्था द्वारा भारत में दस प्रतिशत से कम निवेश किया जाए। भारत में कहने का मतलब है जिस कंपनी में या जिस प्रोजेक्ट में निवेश कर रहा है, भारत में 10% से कम निवेश किया जाए। और सेकंड है QFI। QFI क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। FPI एक ब्रॉड टर्म है, उसी के अंदर दोनों हैं, FII और आपका QFI। अच्छा, इसमें ये तो समझ में आ रहा है ना कि FII विदेशों से किया गया निवेश है जो कि 10% से कम का निवेश है। उसी में ही दो कैटेगरी है, अगर वो निवेश किसी संस्था द्वारा किया गया है उसको हम FII कहेंगे, या अगर वो निवेश जो है वो आपका किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है उसको हम QFI कहेंगे। लेकिन दोनों को कंबाइंड तौर पे हम क्या कह सकते हैं, FPI। इसको आप इस तरीके से वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। ये पूरा वेन डायग्राम आपको बताता है FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसी का एक हिस्सा है आपका FII और इसी में ही दूसरा हिस्सा आपका हो सकता है कौन सा, QFI का। ठीक है, QFI में लिखिएगा एक लाइन, विदेशी व्यक्ति द्वारा भारतीय कंपनी में 10% से कम, विदेशी व्यक्ति द्वारा भारतीय कंपनी में 10% से कम निवेश, 10% से कम निवेश। अब आप लोग ध्यान से समझ के बताना। सबसे पहला तो हमने देखा कि अगर भारतीय किसी कंपनी में निवेश करना है, अगर कोई व्यक्ति भारतीय व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है। ठीक, शेयर्स जब खरीदेगा, व्यक्ति को कंपनी में पैसा इन्वेस्ट भी करना है, उस इन्वेस्टमेंट के बदले उसको लाभांश भी मिलेगा और साथ ही स्वामित्व भी मिलेगा, उसमें हिस्सेदारी भी मिल रही है। दूसरी चीज़,
व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति अगर चाहे तो इसके डिबेंचर में भी इन्वेस्ट कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में इसको लाभांश तो मिलेगा परसेंट के फॉर्म में, लेकिन स्वामित्व नहीं मिलेगा, ऑनरशिप नहीं है। ठीक है, शेयर मार्केट में अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा तो उसको दोनों चीज़ें मिलेंगी, प्रॉफिट भी मिलेगा, प्रॉफिट या लॉस दोनों मिलेगा, साथ ही स्वामित्व या ऑनरशिप भी मिल रही है। यही चीज़ अगर हमको ये चाहते हैं कि विदेशी व्यक्ति या संस्था भी भारत में निवेश करें, उस कंपनी का साइज ऐसा बढ़ गया है या ग्लोबल कोई कंपनी हो गई है, वहाँ पे विदेशी व्यक्ति या कंपनियाँ भी निवेश कर रही हैं, ऐसी सिचुएशन में क्राइटेरिया है जो कि है 10% का। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति 10% से ज़्यादा, अच्छा यहाँ पे याद रखेंगे 10% से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है ये किसी संस्था के लिए है, कोई संस्था ही इसमें एक बार में 10% या उससे ज़्यादा निवेश कर सकती है। ठीक है, तो ये 10% या उससे ज़्यादा का निवेश करती है, अगर कोई कंपनी निवेश करती है इसको हम कहते हैं FDI। वहीं दूसरी तरफ ये क्राइटेरिया है 10% का, अगर इससे कम 10% से कम का निवेश अगर किया जाता है इसको हम क्या नाम से जानते हैं, FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो यहाँ पे भी आप इस तरीके का एक वेन डायग्राम याद रखेंगे। ये हो गया FDI, और इसमें भी दो ऑप्शंस है, कोई कंपनी अगर बिल्कुल शुरुआत से इन्वेस्ट करे या फिर कोई कंपनी जो है वो आधे बीच में इन्वेस्ट करे। अगर बिल्कुल शुरुआत से इन्वेस्ट कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन फील्ड के नाम से जानते हैं, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। और कोई कंपनी किसी पूर्व स्थापित कंपनी में निवेश करती है उसको ब्राउन फील्ड के नाम से जानते हैं। ठीक, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में भी 10% ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ब्राउन फील्ड में भी 10% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इस पूरे को ही हम क्या कहेंगे, FDI। FPI में क्या ऑप्शन है, अगर कोई व्यक्ति 10% से कम का ही उसके निवेश करने की क्षमता है, और अगर वो चाहता है कि वो इंडिविजुअली एक संस्था के रूप में कोई कंपनी निवेश करती है, कोई वित्तीय संस्था है जो भारत में निवेश करना चाहती है किसी कंपनी में, वो अगर 10% से कम का ही इन्वेस्ट कर सकती है, 1%, 2%, 5% या 9% तक का इन्वेस्ट करती है, या 9.9% तक का इन्वेस्टमेंट करती है, ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम क्या किस नाम से जानते हैं, आपका FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। 9.9 से जैसे ही ज़्यादा हुआ, जैसे ही 10% हुआ, ये कहाँ पे चला जाएगा, FDI में चला जाएगा। लेकिन यहीं पे संस्था की जगह कोई व्यक्ति अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो इसको हम क्या कहेंगे, QFI, क्वालिफाइड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बेसिक सा डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। सारा खेल है इस 10% के क्राइटेरिया का। 10% या इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट क्या कहा जाएगा, FDI। 10% से जैसे ही कम होता है क्या कहा जाएगा, FPI। FDI में दो टाइप्स हैं, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड। FPI में दो चीज़ें हैं, FII और QFI। संस्था निवेश करे तो FII, व्यक्ति निवेश करे तो QFI। ठीक है, अब भारत के लिए प्रॉफिटेबल चीज़ क्या है, भारत में FDI ज़्यादा आना चाहिए या FPI ज़्यादा आना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि FII में क्योंकि इनकी लायबिलिटी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ये जब चाहे अपना पैसा निकाल के वापस जा सकते हैं, इसीलिए क्योंकि इनका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं भारत में, इन्होंने रेल, रोड, ब्रिज में तो इन्वेस्टमेंट किया नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, शेयर मार्केट तुरंत अपना पैसा निकालेंगे और वापस चले जाएंगे या कहीं और इन्वेस्ट कर लेंगे। ये सबसे ज़्यादा रिस्की है भारत के लिए। क्यों? क्योंकि जब भारत की कठिन समस्या है, मतलब कठिन परिस्थिति है भारत के पास, और वैसे समय में यहाँ से और पैसा विदेशों में चला गया है, निकाल लिया गया, ऐसी सिचुएशन में भारत की इकोनॉमी और डाउनफॉल की तरफ जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ FDI में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाएगा, और कोई कंपनी अपना पैसा तो निकाल सकती है लेकिन इन्वेस्टमेंट को जो किया जा चुका है किसी प्रोजेक्ट में उसको कहाँ लेकर के जाएगी। ठीक है, तो ये ज़्यादातर मतलब प्रॉफिट है भारत के लिए। अगर ये जो है, अगर FDI आता है भारत में तो ये फ़ायदे का सौदा है, जबकि FPI का ज़्यादा आना ये घाटे का सौदा है। ये हमारे मार्केट को, पूरे शेयर बाजार को वॉलेटाइल रखती है, मतलब कभी भी इसमें अगर उतार चढ़ाव हुआ ये अपना पैसा निकाल के भागे। और वैसे ही क्या होता है कि एक बार अगर निवेशकों ने पैसा निकालना शुरू किया तो उस कंपनी की स्थिति आप देखते हैं धीरे धीरे और गिरती चली जाएगी। जो अन्य निवेशक हैं वो भी धीरे धीरे पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। इसीलिए किसी भी देश में FPI आना थोड़ा सा घाटे का सौदा है, FDI आना ज़्यादा फायदे का सौदा है। ठीक है, हाँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सरकार अगर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट खुद नहीं कर पा रही है तो पब्लिक का पैसा भी वहाँ पे, मतलब पब्लिक को भी ऑफर करती है कि आप भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी निजी कंपनी को इन्वेस्टमेंट का मौका देती है। इसको हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे कि आपका हो गया, आपका कोई हाईवे बन रहा है, हाईवे में जो इन्वेस्टमेंट हुआ, मान लीजिए सरकार ने एक ऑप्शन रखा कि ये जो हाईवे है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर हम बनाएंगे,
ठीक, अब उसमें हो सकता है 60-40 का रेशो है, 50-50 का रेशो है, या मतलब किसी भी रेशो में उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बांट लिया। इतना इन्वेस्टमेंट सरकार करेगा, इतना इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनी करेगा। प्राइवेट कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट अपने जेब से करेगा, लेकिन खर्च की भरपाई कहाँ से करेगा? शुरुआत के 5 या 10 साल के लिए उनको टोल वसूलने का लाइसेंस दे दिया जाएगा, जब तक उनके खर्च की वसूली नहीं होती और एक लिमिटेड अमाउंट तक प्रॉफिट नहीं हो जाता। कह सकते हैं, एक लॉजिक के हिसाब से कह सकते हैं कि उसमें उनका इतना शेयर है, लेकिन मैंने कहा कि शेयर में किसी भी व्यक्ति को या संस्था को स्वामित्व मिलता है, वहाँ पे स्वामित्व नहीं मिलेगा। रोड उनकी हमेशा नहीं रहेगी, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि रोड अगर बनवा रहे हैं तो उसमें उनको मतलब पर्सनल कैपेसिटी में कुछ भी कर सकते हैं। उनको गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, और एक लिमिटेड टाइम के बाद में उनका जो इन्वेस्टमेंट जैसे ही कवर हो जाएगा, टोल से पैसा आएगा, वैसे ही उनका इन्वेस्टमेंट खत्म हुआ, पूरा का पूरा उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो रिकवर हुआ, वैसे ही उनको अपनी पूरी जिम्मेदारियां वहाँ से छोड़नी पड़ेगी, फिर वो सरकार का स्वामित्व में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद सरकार चाहे तो वहाँ से टोल कंटिन्यू कर सकती है वसूलने का, या फिर उसको टोल को बंद कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एफडीआई के लाभ। एफडीआई के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, देश के जीडीपी में वृद्धि। देश के जीडीपी में वृद्धि। सेकंड पॉइंट है विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट, अतिरिक्त रोजगार का सृजन। अतिरिक्त रोजगार का सृजन, एक्स्ट्रा जॉब प्रोड्यूस होंगे, अतिरिक्त रोजगार का सृजन। नेक्स्ट पॉइंट, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन। और नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी तकनीकों का आगमन। विदेशी तकनीकों का आगमन। ठीक, ये तो कुछ लाभ हो गए, कुछ बेनिफिट्स हो गए, लेकिन हर जगह बेनिफिट्स नहीं होते, कुछ हानियां भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, एफडीआई से हानि। एफडीआई से हानि। पहला पॉइंट है छोटे उद्योगों को नुकसान। छोटे उद्योगों को नुकसान। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरणीय समस्याएं। पर्यावरणीय समस्याएं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। पर्यावरणीय समस्याएं। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार में विदेशी हस्तक्षेप। सरकार में विदेशी हस्तक्षेप। सरकार में विदेशी हस्तक्षेप। और लास्ट है, लास्ट पॉइंट, उपभोक्तावादी प्रवृत्ति में वृद्धि। उपभोक्तावादी प्रवृत्ति में वृद्धि। जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है उनको भी कंज्यूम करने का लालच बढ़ते जाएगा, इसको कहा जा रहा है उपभोक्तावादी प्रवृत्ति में वृद्धि।
ठीक, अभी तक आपने जो भी नोट किया एफडीआई के बारे में या प्रॉफिट लॉस, इसके बेनिफिट्स के बारे में या इनके डिमेरिट्स के बारे में, इनमें कोई समस्या है तो पूछिएगा, नहीं तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सरकार में विदेशी हस्तक्षेप, ठीक है, ये एक। और कोई समस्या है? देखिए, जितनी भी बड़ी कंपनियां जब भारत में मान लीजिए एफडीआई की बात करते हैं, तो भारत जो है वो जब किसी देश से एफडीआई अट्रैक्ट करना चाहेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे उस देश में, मतलब किसी विदेश में कोई जो बहुत बड़े बिजनेस जायंट्स होंगे, बड़े उद्योगपति होंगे, वही भारत में निवेश करेंगे और उन उद्योगपतियों का वहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप होगा। जैसे कि यहाँ पे टाटा, बिरला या अंबानी या अडानी का हस्तक्षेप है राजनीति में, क्योंकि इनका पैसा, बहुत सारा पैसा पॉलिटिकल फंडिंग में जाता है। वैसे ही वहाँ के जो बिजनेस ओनर्स होंगे वो क्या होते होंगे, वहाँ के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर रखते होंगे, वहाँ पे हस्तक्षेप रखते होंगे। अब उनका पैसा अगर भारत में लग रहा है तो वो क्या चाहेंगे, भारत में पैसा उनका बढ़े या घटे? बढ़े। भारत में अगर वो इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं इतना बड़ा अमाउंट, तो वो चाहेंगे कि वो प्रॉफिट की सिचुएशन में रहें या भारत से अच्छा लाभ कमा करके जाएं। लेकिन मान लीजिए भारत में कहीं पे, मान लीजिए वेस्ट बंगाल में इन्वेस्टमेंट आने वाला है और वेस्ट बंगाल में इन्वेस्टमेंट आने से पहले वहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में अगर कोई कंपनी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, वो क्या चाहेगी, यहाँ पे जो जितना भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो सरकार कंट्रोल में रखे। अब वो क्या करेगी, केंद्र में अलग और राज्य की सरकार पे अलग मतलब दबाव बनाएगी कि अगर आप यहाँ पे सिचुएशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हम अपना पूरा का पूरा पैसा निकाल करके चले जाएंगे। इस तरीके से सरकार को कई बार मजबूरी में ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ते हैं जो कि नॉर्मल सिचुएशन में वो अगर वो डिसीजन नहीं ले पाती है। जैसे कि मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे किसी भी सिचुएशन, मतलब आर्मी को उतार दिए, अब आर्मी अगर उतर गई मतलब वहाँ पे जान माल की हानि होनी तय है। तो ऐसी सिचुएशन जिसको कि मतलब बिना वायलेंस के हैंडल किया जा सकता था, वहाँ पर भी वायलेंस होने की संभावना, हिंसा होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। पॉलिसी लेवल पे चेंज कराना तो फिर वो तो फिर एक कह सकते हैं कि उनका एक प्रॉपर ग्रुप है, दबाव समूह जिसको हम कहते हैं, प्रेशर ग्रुप्स। जो बिजनेस ओनर है उनका भी एक ग्रुप है, बड़े बिजनेस ओनर का, वो सरकार पे हमेशा अपने फेवर में पॉलिसी बनाने के लिए मतलब प्रेशराइज करती है सरकार को। और प्रेशराइज भी क्यों ना करें, क्योंकि उनका इतना इन्वेस्टमेंट है, अगर उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो फिर वो इन्वेस्ट क्यों करेंगे, विदेशों में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था कि सरकार में हस्तक्षेप, वो दोनों लेवल पे होता है, जिस देश की वो कंपनी है और जिस देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दोनों लेवल पर इन्वेस्टमेंट होता है। वहाँ की सरकार भी चाहेगी कि उनके यहाँ से अगर कोई लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस देश की संपत्ति भी जिस देश में इन्वेस्टमेंट किया गया है वहाँ जा करके भी सुरक्षित रहे, ठीक है। तो दोनों लेवल पर एक तो वहाँ सरकार से सरकार के स्तर पर भी चर्चाएँ चलती है और यहाँ पे कंपनी से सरकार के स्तर पर भी चर्चाएँ चल रही होती है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और कोई समस्या? उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास इस तरीके से कह सकते हैं। मान लीजिए पहले हम एक मोबाइल खरीदते थे, 5 साल 10 साल तक वही मोबाइल चल रहा होता था। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो मोबाइल का प्राइस हाई रहता था और दूसरी चीज़ हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते थे कि हम कम प्राइस में हर साल या 5 साल में 2 साल में नए मोबाइल खरीद सकें। लेकिन अब क्योंकि भारत में ही बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनियां आ गई हैं जो भारत में मोबाइल सस्ते में प्रोड्यूस कर लेती हैं, बेच लेती हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अननेसेसरी डिमांड प्रोड्यूस कर दिया। जिस चीज़ की डिमांड नहीं थी, मान लीजिए आपको हर 2 साल में नए मोबाइल की नीड नहीं थी, लेकिन फिर भी आप नया मोबाइल खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये नए फीचर्स आ गए, मोबाइल का रेट सस्ता है, ठीक है। किसी तरीके से आप कुछ पैसे जमा करके भी हर 2 साल 3 साल में नए मोबाइल खरीदने के लिए उत्सुक रहेंगे, ठीक है। ये होता है उपभोक्तावादी संस्कृति। या उसी प्रकार से कपड़ों के लिए, जैसे ही विदेशी संस्थाएं यहाँ पर आई हैं, वो एक्स्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पे कपड़े प्रोड्यूस कर रही हैं। वो कपड़े भारतीय प्रोडक्शन की तुलना में सस्ते हो रहे हैं, ठीक है। वो कपड़े चीप में, मतलब सस्ते रेट में मिल जा रहे हैं। अब आपको जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा आप शॉपिंग कर रहे हैं कपड़ों की। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक तो पहली नीड नहीं थी, अब यहाँ पे नीड क्रिएट की जा रही है, ठीक। आपको क्योंकि सस्ते में मिल जा रही है, इसलिए आप पैसे जमा करके वो चीज़ खरीदेंगे जिसकी शायद पहले ज़रूरत नहीं थी, ठीक। और कोई समस्या? हाँ सर। कुटीर उद्योग में नुकसान,
छोटे उद्यमों को नुकसान, मान लीजिए यहाँ पे कोई छोटी फैक्ट्री है जो कि स्टील प्रोड्यूस करती है, स्टील के रॉड, छड़ या बाकी चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं। वहीं पे जापान की कोई कंपनी है जो कि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी और बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भारत में स्थापित हो गई है। यहाँ पे अब वो क्या कर रही है, भारत में बहुत सस्ते रेट पे, पहले यहाँ पे 100 रुपये किलो के हिसाब से आपको लोहा मिल जा रहा था, इन्होंने आपको 70 रुपये किलो के हिसाब से लोहा देना शुरू कर दिया। भारत, किसी भी देश का कंज्यूमर क्या चाहेगा, उसे चीज़ें सस्ते में मिल जाए। कंज्यूमर लेवल पे हम ज़्यादा करके एक देशभक्ति एक लिमिट तक ही रहेगी, पर उसके बाद तो आपकी जेब पे बात आ जाती है, ठीक है, क्योंकि आपको अपने जेब से लगाना ही, पैसा तो आपके जेब से खर्च करना है, और जो खर्च कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं से आपको भरपाई करनी है। तो व्यक्ति क्या चाहेगा, उसको सस्ती चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाए। मान लीजिए अगर ये जापान की स्टील प्रोडक्शन कंपनी है जो कि भारत में काम कर रही है, वो आपको 70 रुपये में लोहा प्रोवाइड कर दे रही है, तो आप 100 रुपये वाला लोहा मार्केट से क्यों लेंगे, ठीक है। यही चीज़ होता है आपका छोटे उद्योगों को नुकसान। भारतीय उद्योग को नुकसान क्या मतलब, क्यों वो 70 रुपये में प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है? पहली चीज़ है यहाँ पे सबसे उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था। एक चीज़ आपको पढ़ने को मिलता है, स्केल, जो चीज़ जितने बड़े स्केल पे प्रोड्यूस की जाएगी उतने ज़्यादा सस्ते प्रोड्यूस होंगी। आप एक पेन प्रोड्यूस करने जाएंगे महंगा पड़ेगा, 1 लाख पेन प्रोड्यूस करने जाएंगे सस्ता पड़ेगा। वही चीज़ है यहाँ पे लेवल ऑफ स्केल, ये छोटे स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनका टारगेट क्या है, बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करने का, ठीक। तो पहली चीज़, पहला फ़ायदा तो उनको यही हो गया, कितने स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा स्केल पे कर रहे हैं, इसीलिए इनको सस्ती मिल जा रही है। दूसरी चीज़ है इन्वेस्टमेंट, एक तो हो गया आपका स्केल, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। इनको जो इन्वेस्टमेंट मिला है उस पर इनको बहुत सारा ब्याज देना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने लोन लिया होगा। मान लीजिए वो छोटा सा बिजनेस शुरू करने के लिए अगर उसके पास कैपिटल नहीं है तो लोन लेगा। इनके पास इतनी जमा पूंजी होती है कि ये सारा का सारा कैपिटल अपनी जेब से लगा सकें। तो पहली चीज़, इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे इनको कोई भी ब्याज नहीं पे करना है, तो ब्याज की राशि भी तो कहाँ से कवर करेंगे, इस प्राइस में ऐड करके कवर करेंगे, ठीक है। आप जो भी चीज़ खरीद रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें, टैक्स के अलावा भी बहुत सारे खर्चे इंक्लूड रहते हैं जो कंपनी कर रही होती है, ठीक। तो इनको अगर लोन लिए हैं तो ब्याज की राशि भी आपके जेब पर डाल देंगे, पार्ट में करके, छोटे छोटे यूनिट्स में। तीसरी चीज़, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है टेक्नोलॉजी। जिन टेक्नोलॉजी का भारतीय उद्योगपति यूज़ कर रहे हैं और जिन टेक्नोलॉजी का कोई विदेशी कंपनी उपयोग कर रहा है, उसके लेवल में डिफरेंस है। वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। अब ये भी एक अलग चैप्टर चला जाएगा। जीडीपी का हम लगभग 2 से 2.5% हिस्सा ही अपना एजुकेशन में इन्वेस्ट कर पाते हैं। जितना कम इन्वेस्टमेंट रहेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उतना ही कम अट्रैक्शन रहेगा। भारत में R&D पे पैसा कम खर्च होता है, इसीलिए यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाती है। यहाँ पे भरपूर पैसा है, भरपूर पैसा यहाँ पे एजुकेशन के लिए, R&D के लिए इन्वेस्ट करेंगे। जैसे जैसे R&D वहाँ पे विकसित होती जाएगी, वैसे ही नए टेक्नोलॉजी आएंगे। नए टेक्नोलॉजी चीज़ों के प्रोडक्शन को, उत्पादन को सस्ता कर देती हैं। यहाँ पे उत्पादन की कीमतें जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं, जबकि यहाँ पर उत्पादन का जो कीमत है वो उस रेशो में कम नहीं हो पाता जैसा कि होना चाहिए था। इन सभी वजहों से भारत में, मतलब किसी भी देश में अगर उत्पादित होने वाली कोई सामान महंगी है, वहीं पे उस देश में अगर FDI आता है, बड़ी कंपनी है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बड़ा यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, चीज़ें सस्ते में प्रोड्यूस होंगी, उस देश के जो भी व्यक्ति होंगे वो सस्ता सामान खरीदेंगे, न कि देशभक्ति के चक्कर में महंगा सामान। एक लिमिट तक खरीदा जा सकता है, पर उससे ज़्यादा कोई व्यक्ति अपने जेब से खर्च नहीं करेगा, ठीक है। इन दोनों ही वजहों से हम कह रहे हैं कि छोटे उद्योगपतियों को यहाँ पे नुकसान होता है। और पर्यावरण को हानि तो समझ में आ रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के चक्कर में कई बार सरकार जो है वो बहुत सारे नॉर्म्स को वायलेट कर देती है। विदेशों से इन्वेस्टमेंट अगर आ रहा है तो मतलब उनको काफ़ी सारी छूट मिल जाती है, ठीक। तो FDI के ये कुछ लाभ हैं, कुछ हानियां हैं। अब FDI के साथ में एक और चीज़ आपको समझना चाहिए, जब FDI आ रहा है तो ये विदेशी मुद्रा के रूप में पैसा लेकर के आ रहे हैं, विदेशी मुद्रा के रूप में। और 1947 से लेकर के 1991 तक ये जो फॉरेन करेंसी भारत में आ रहा था या जा रहा था, इनको लेकर के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस थे, ठीक है। इसको कहा जाता है FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और एक है FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, विदेशी मुद्रा का प्रवाह।
भारत में विदेशी मुद्रा का प्रवाह या सिर्फ विदेशी मुद्रा का प्रवाह लिख सकते हैं। विदेशी मुद्रा का प्रवाह, सबसे पहले लिखिएगा FERA। विदेशी मुद्रा के प्रवाह में भारत में आज़ादी से लेकर के अभी तक 2 रूल्स जो बने हैं, उसमें सबसे पहला रूल है FERA। ब्रैकेट में लिखिएगा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। लास्ट क्लास में हम पिछले कुछ क्लासेस में जब हम बजट या फिर एक इसकी चर्चा कर रहे थे, भारत में महंगाई कैसे कंट्रोल होती है, ठीक है, भारत में एक्सचेंज रेट कैसे तय होता है, मुद्रा का डिवैल्यूएशन किस तरीके से किया गया, वहीं पे हमने देखा था कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उस चीज़ के प्राइस ज़्यादा होते हैं, जिस चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है उसकी भी प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखे थे और इन्हीं कॉन्सेप्ट की वजह से ये फेरा नाम से एक एक्ट शुरू किया था सरकार ने। इसमें क्या बताया गया, यहाँ पे बताया गया कि फॉरेन जो करेंसी है उसके फ्लो को भारत में या किसी भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो देश में किस तरीके से मैनेज किया जाए। अब ये मैनेज करने की ज़रूरत क्या है, तो वापस से वही कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिएगा। मान लीजिए कोई विदेशी संस्था है जो कि देश में डॉलर लेकर के आ रही है, ठीक है। जब भारत में बहुत सारा डॉलर एक साथ आ रहा है इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, तो यहाँ पे रुपीस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, मतलब पैसा एप्रिशिएट होगा या डेप्रिसिएट होगा, एप्रिशिएट होगा। इसका मतलब क्या है, पहले अगर $1 के लिए हमको 65 रुपये देने पड़ते थे, अब 60 रुपये में ही हमारा काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको अगर एक सामान समझें, एक कमोडिटी समझें, तो इसकी सप्लाई ज़्यादा हो गई है तो रेट कम हो जाएगा। अब वही $1 हमको क्या हो गया, 60 रुपये में मिल जा रहा है। लेकिन अचानक से अगर ये लोग अपना पैसा वापस लेके जाने लगे तो ठीक है, तो डॉलर की सप्लाई जो है वो इंडियन मार्केट में कम हो जाएगी और हो सकता है यही $1 अब आपको 70 रुपये में मिलने लगे। अब जब ये इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है तो इंडिया के भारतीय सरकार को क्या प्रॉब्लम आती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम विदेशों से आयात करते हैं। अगर इतना हमको गैप मिलता रहे, कभी हमारी करेंसी 60 रुपये चल रही है, कभी 65, कभी 70, इतना जो फ्लक्चुएशन है, इससे क्या होता है कि विदेशों से जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारे एक्सचेंज रेट को तय करने में दिक्कत आती है। हमें अपना एक्सचेंज रेट फिक्स करने में दिक्कत आती है। आज हमने कुछ सामान ऑर्डर किया, विदेश में बैठे किसी व्यक्ति ने हमारा जो ऑर्डर है रिसीव किया, हमने ऑर्डर किया था 60 रुपये के हिसाब से, एक्सचेंज रेट आज की डेट में मान लीजिए चल रहा है 60 रुपये। अब कल तक कुछ समस्या आ गई, सामने वाले ने हमारा ऑर्डर रिसीव कर लिया है, ठीक, आज कुछ दिक्कत आ गई, अब हमारा जो रुपी है वो ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गया, अब हमको $1 के बदले 70 रुपये, लेकिन वहाँ पे तो हमने 60 रुपये में ऑर्डर कर दिया था। या तो उसको नुकसान होगा किसी सिचुएशन में, या तो हमको नुकसान होगा। तो इतना जो फ्लक्चुएशन है रुपीज़ का, इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ही यहाँ पे एक एक्ट लेकर के आई थी, इसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और बाद में जब इसमें जो समस्याएं थी इसको दूर करने के लिए ही एक नया एक्ट लेकर के आया गया था, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला आप फेरा के बारे में नोट कीजिएगा, FERA, इसमें नोट कीजिएगा। आज़ादी के तुरंत बाद विदेशी मुद्रा का नियमन एवं संरक्षण हेतु, विदेशी मुद्रा के नियमन एवं संरक्षण हेतु यह एक्ट लाया गया, यह एक्ट लाया गया।
ठीक, यहाँ पे जो शब्द छुपा है फॉरेन एक्सचेंज के साथ में रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब है कि डॉलर या किसी भी विदेशी मुद्रा का फ्लो चाहे आने के रूप में हो चाहे जाने के रूप में हो, पूरा का पूरा फ्लो रेगुलेट कर रही है सरकार, इसीलिए इसको नाम दिया गया है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक, अभी इस एक्ट में एक दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है, ताकि इसका क्रक्स आपको मिल जाए, इसका कंक्लूजन आपको मिल जाए कि फेरा कानून में क्या था। तो सबसे पहला इसमें लिखिएगा, पहला पॉइंट, इस कानून का उल्लंघन दंडनीय अपराध था, दंडनीय अपराध था, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जुर्माना प्लस जेल। कोई विदेशी व्यक्ति है जो अपना पैसा निकाल रहा है, अगर वो गलत तरीके से निकाल रहा है तो उसको जेल भेज देंगे, ऐसा भी प्रोविजन है। या फिर भारतीय व्यक्ति है जो कि आपके करेंसी में बहुत हेर फेर कर रहा है, अगर ये पकड़ा जाता है उसको जुर्माना भी होगा, जेल भी हो जाएगा। तो ये जुर्माना तक तो ठीक था, जेल वाला जो सिचुएशन है ये बहुत सारे देशों को पसंद नहीं आया। भारत का जो कानून है उसमें जेल वाली चीज़ पसंद नहीं आई, ठीक है, इसमें दंडनीय अपराध था, ब्रैकेट में आपने लिखा जुर्माना प्लस जेल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस कानून के उल्लंघन पे, किसी भी कानून के उल्लंघन पे जनरली हम क्या देखते हैं, या तो आपको एक फीस पे करके छोड़ना मतलब छोड़ देगा जिसको हम जुर्माना कहते हैं, ठीक है, या फिर कई सिचुएशन ऐसी है, कई क्राइम्स ऐसे हैं जहाँ पे जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा आपको और जेल भी हो जाएगी। इसके कानून में कई प्रोविजंस ऐसे थे जहाँ पे जो अपराधी है या जो जिससे गलती हुई है उसको जुर्माना भी पे करना पड़ता था और कई बार उसको जेल भी हो जाती थी। ठीक, तो ये इसको बहुत बड़े क्राइम के तौर पे देखा जाता था जहाँ पे मतलब व्यक्ति को जुर्माना तो पे करना ही है, उसको जेल भी हो जा रही है। अब ये जेल होने वाली जो कंडीशन थी ये कई सारे विदेशी कंपनियों को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अपने ट्रेडर्स, भारतीय व्यक्तियों को कई ट्रेडिंग के लिए बैठा करके रखते थे, ठीक है, वो जो है वो भारतीय ट्रेडर्स को पैसा दे रहे हैं और भारतीय ट्रेडर्स जो है वो चीज़ों में हेर फेर कर रहे हैं। कई बार अगर वो पकड़े जाते थे तो उनको जेल हो जाती थी। अब वो उनको जेल हो गई तो उनसे बयान लिया जाएगा, बयानबाजी में कई बार विदेशी संस्था का नाम भी आ जाता था। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने मतलब विदेशी सरकारों ने या फिर देश के भीतर जो ट्रेडर्स थे उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया कि इसके अंतर्गत जो जेल का प्रोविज़न है उसको समाप्त कर दिया जाए, और उसी की वजह से फेमा आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, इस कानून के अंतर्गत स्वयं को निर्दोष सिद्ध करना, स्वयं को निर्दोष सिद्ध करना व्यक्ति का दायित्व होता था। स्वयं को निर्दोष सिद्ध करना व्यक्ति का दायित्व होता था। इसका मतलब क्या है? हाँ, जैसे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगा दिया कि आप करेंसी एक्सचेंज में हेरफेर कर रहे थे। अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप स्वयं को निर्दोष सिद्ध करेंगे। कंपनी ने मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कोई काम नहीं है, वो ये साबित नहीं करेगी कि आप दोषी हैं, वो सबूत नहीं जुटाएगी, आप सबूत जुटाएंगे कि आप निर्दोष हैं, ठीक है। उनका काम सिर्फ आरोप लगाना था, आरोप लगा दिया फिर आपको सजा हो सकती थी। कुछ तथ्यों के आधार पर लगाएंगे पर वो तथ्य की पुष्टि करवाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। मतलब अपने आप को बेगुनाह से सिद्ध करना यहाँ पे व्यक्ति की जिम्मेदारी हो जाती थी, ठीक है। तो ये कुछ प्रोविजंस है जिसके वजह से फेरा कानून एक चैलेंजिंग टास्क था और इसमें कई सारे और ऐसे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से इसको हटाया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में, 1 जून सन 2000 को 1 जून सन 2000 को फेरा के प्रावधानों में संशोधन करते हुए 1 जून सन 2000 को फेरा के प्रावधानों में संशोधन करते हुए फेमा कानून लाया गया। फेरा के प्रावधानों में संशोधन करते हुए
फेमा कानून लाया गया। ठीक है, ये भी फॉरेन करेंसी या फॉरेन रिजर्व के मैनेजमेंट्स को लेकर के ही है, इसमें कुछ प्रावधान है, उससे आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सन 2000 को फेमा कानून लाया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा फेमा। फेरा के बारे में इतने महत्वपूर्ण बिंदु थे। सेकंड है यहाँ पे फेमा। इसका फुल फॉर्म तो आपको पता चल गया, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहले वाले में रेगुलेशन था, सेकंड वाले में मैनेजमेंट है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 2000 में लागू हुआ था, एक्ट आया था 1999 में। एक्ट पढ़ते हुए हमने पढ़ा था ना, कोई बिल जब आता है, बिल प्रपोज किया जाता है तो एक डेट तय कर दिया जाता है कि किस डेट से ये बिल लागू होगा। ठीक है, राष्ट्रपति अगर उससे पहले भी साइन कर देते हैं तो भी एक जो डेट वहाँ पे लिखा गया है उसी डेट से वो बिल आगे लागू होगा। ठीक, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, या पहला पॉइंट लिखिएगा, भारत में 1 जून सन 2000 से लागू हुआ। भारत में 1 जून सन 2000 से लागू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसका उद्देश्य विदेशी व्यापार तथा भुगतान को आसान बनाना था। इसका उद्देश्य विदेशी व्यापार तथा भुगतान को आसान बनाना था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस कानून के अंतर्गत केवल जुर्माने का प्रावधान था। इस कानून के अंतर्गत केवल जुर्माने का प्रावधान था। मतलब अगर इस लॉ का वायलेशन होता है तो सिर्फ, चाहे कितनी भी बड़ी पेनल्टी हो, सिर्फ पेनल्टी दे करके वो मामला क्लियर किया जाएगा। जेल का प्रोविजन यहाँ पे खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दोष सिद्धि का दायित्व प्रवर्तन एजेंसी को दिया गया। दोष सिद्धि का दायित्व प्रवर्तन एजेंसी को दिया गया। ठीक है, अब ये प्रूफ करना उनकी जिम्मेदारी बन गई। वो सबूत या गवाह इकट्ठे करके ही आपके ऊपर जो आरोप है, जो चार्जेस हैं, वो फाइल करेंगे। ठीक है, केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, उनको प्रॉपर प्रूफ के साथ बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों एक्ट थे आपके भारत में निवेश को लेकर के। ठीक, चाहे शेयर बाजार हो, चाहे किसी भी तरीके से अगर भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में फॉरेन करेंसी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, और उस फॉरेन करेंसी को रेगुलेट करने के लिए ये दोनों कानून भारत के द्वारा लाए गए। ठीक, फेरा और फेमा। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड। पहला प्रश्न पूछा गया है, सेबी की स्थापना किस वर्ष में की गई है? 1988 में। और राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1992 में। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का, ये महंगाई वाले टॉपिक से रिलेटेड है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, दोनों या कोई नहीं?
भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण कंज्यूमर प्राइस, होलसेल प्राइस, दोनों या कोई नहीं? सीपीआई के आधार पर, मतलब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं इनके महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक कौन सा है? कौन कौन सा सूचकांक लिखे थे आप? कौन कौन से इंडेक्स है जिनके द्वारा? सेंसेक्स और BSE 200। भारत में म्यूचुअल फंड इनमें से कौन नियंत्रित करता है? RBI, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या दोनों मिलकर? मतलब RBI और सेबी दोनों मिलकर। म्यूचुअल फंड को कौन नियंत्रित करता है? RBI, सेबी या दोनों मिलकर? एक तो ऑप्शन फर्जी टाइप का है, ये तो आप छोड़ देंगे। म्यूचुअल फंड को कौन नियंत्रित करता है? RBI, सेबी या दोनों? वैसे म्यूचुअल फंड वाला टॉपिक इस सिलेबस में दिया है नहीं, पर इसके बारे में थोड़ा सा बस समझ लीजिए, ओरली मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आपको बहुत सारा इसमें इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से होगा। म्यूचुअल फंड क्या होता है? जनरली हमने ये चीज़ देखा कि अगर आपको शेयर बाज़ार में या शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो आप अगर उसको जारी करते समय ही खरीद लेते हैं, आपका वो जो शेयर क्या कहलाता है? आपका इनिशियल जो स्टार्टिंग में खरीदा जाता है इसको क्या कहते हैं? IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक। या फिर बाद में जब खरीदा जाएगा तो आप शेयर मार्केट में कहीं भी किसी भी व्यक्ति से जिसके पास पहले से शेयर्स हैं या फिर उस कंपनी से जिसने दोबारा वो शेयर इशू किए हैं, वहाँ से आप सीधे शेयर्स खरीद सकते हैं, व्यक्ति या कंपनी से, सेकेंडरी मार्केट के थ्रू। इस सेकेंडरी मार्केट में आपको शामिल होने के लिए क्या चाहिए? एक डीमैट अकाउंट चाहिए, ठीक है, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट चाहिए जहाँ पे आपके शेयर्स के लेन देन की पूरी जानकारी रहेगी, ठीक। अब यहाँ पे हमने एक और चीज़ देखा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को शेयर बाज़ार के बारे में ठीक से जानकारी है तो अपना पर्सनल डीमैट अकाउंट बनाएगा और शेयर की खरीदी बिक्री करेगा। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी है जिसको जानकारी कम है या बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करना फ़ायदे का सौदा हो सकता है। उसके पास क्या है? किसी व्यक्ति के पास फिर दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो था या तो खुद निवेश करे, निवेश करने में रिस्क है क्योंकि हर एक कंपनी का खूब सारा एनालिसिस करना पड़ेगा, उनका पहले प्रॉफिट लॉस कैसा था, अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, किस हिसाब से वो बिजनेस कर रही है, कौन कौन से नए उन्होंने डिसीजन लिए हैं, उसके हिसाब से उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये झंझट नहीं पालना चाहता तो व्यक्ति के पास दो ऑप्शन है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर रहा है, जो भी ब्रोकर्स हैं, उनको अपना पैसा थमा दे, वो अपना छोटा सा फीस काट करके आपका पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। या दूसरा ऑप्शन या दूसरा सेफ ऑप्शन क्या है आपका? अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड, ठीक। किसी व्यक्ति को अगर आप थमा देंगे जो कि ट्रेडिंग या खरीदने बेचने में पहले से ही मास्टर है, ये हो गया आपका मतलब सेकंड ऑप्शन। जो तीसरा या सेफ ऑप्शन है वो क्या है? कोई भी ऐसा बैंक जो आपको, कोई भी ऐसी वित्तीय संस्था जो आपको म्यूचुअल फंड ऑफर करती है या म्यूचुअल फंड वाली स्कीम ऑफर करती है, वहाँ पे आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। अब ये म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर होंगे, बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था क्या करती है? ऐसे बहुत सारे ट्रेडिंग एक्सपर्ट को बिठा करके उनको सैलरी दे करके प्रॉपर सिर्फ इसी काम के लिए बैठाती है कि आप दिन भर एनालिसिस कीजिए कि कौन सी कंपनी फायदे में जा रही है, कौन सी नुकसान में जा रही है, और वहाँ पर ये क्या करेंगे? लोगों से इकट्ठा किया हुआ पैसा ये क्या करेंगे? शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। अब वो किस तरीके से करते हैं ये उनकी प्रॉब्लम है। इनका टारगेट सिर्फ एक होता है कि व्यक्ति का जिसका कि पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट है उसको प्रॉफिट में ला करके देना, ठीक है। एक यहाँ पे फिक्स परसेंट बताया जाएगा कि अगर आपको इस म्यूचुअल फंड के इस फलाने स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका रिस्क फैक्टर कितना है। वो बताएगा कि एक ऐसा स्कीम है जहाँ पे आपको 10% का रिटर्न मिल सकता है, एक ऐसा स्कीम है जहाँ पे आपको 15% का रिटर्न मिल सकता है, फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा स्कीम बताए जहाँ पे 30% का भी एनुअल रिटर्न मिल सकता है। पर वो साथ में ये भी बताएगा कि यहाँ पर रिस्क फैक्टर कितना है। अगर आप 10% वाले में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क कम है,
15% वाले में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क ज़्यादा है। जैसे जैसे इंटरेस्ट की राशि बढ़ती जाती है आपका रिस्क फैक्टर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पैसे डूबने का भी खतरा बढ़ेगा। म्यूचुअल फंड में याद रखिएगा, जब भी म्यूचुअल फंड का कोई एक ऐड आता है टीवी पे, जब आप ऐड देखते हैं उसमें साथ में जो स्टार मार्क लगा रहता है जिसको बहुत स्पीड से पढ़ देता है एडवर्टाइजमेंट के समय, क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसमें सोच समझ के निवेश करें। इसका मतलब ये है कि कंपनी या बैंक अगर आपका पैसा ले रही है म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, अंतिम रूप से तो वो शेयर्स में निवेश करेगी, लेकिन जो गारंटी दी जाती है 10, 15 या 30% का, वो फिक्स नहीं है। कई बार ये भी हो सकता है कि कंपनी से या मतलब जो इन्वेस्टर है या बैंक है जो कि आपका पैसा लिया हुआ है इन्वेस्ट करने का, उनसे भी गलत इन्वेस्टमेंट हो जाए। ऐसी सिचुएशन में जो नुकसान की भरपाई है वो आपके अकाउंट से की जाएगी, न कि बैंक से। ठीक है, कंपनी ने या बैंक ने अगर आपको वादा किया है 10% रिटर्न देने का, तो ये उनके ऊपर बाध्यता नहीं है कि वो आपको 10% रिटर्न करेंगे ही। अगर म्यूचुअल फंड जहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट किया गया है, अगर वहाँ पे नुकसान होता है तो नुकसान की भरपाई आपके ही अकाउंट से की जाएगी। मतलब आपका हो सकता है कि कंपनी ने बताया था कि 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि ये सिर्फ 5% का इंटरेस्ट मिले। ठीक है, तो ये जो चीज़ है म्यूचुअल फंड। अच्छा, दूसरी तरफ एफडी में क्या होता है? जब आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक चाहे प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे, आपको जो परसेंट वादा किया गया था, जो बताया गया था, वो इंटरेस्ट पे करेगा कंपनी या बैंक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ब्याज की राशि, ब्याज की दर बहुत कम है। अगर आपको 10-15% का इंटरेस्ट चाहिए तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और ज़्यादा रिस्क मतलब ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब ज़्यादा नुकसान की भी संभावना। ठीक है, ये हो गया आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है? कोई ऐसी संस्था जो आपके पैसे को शेयर बाजार में इन्वेस्ट करती है, उस संस्था को या उसके प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड। ठीक है, ये कोई भी वित्तीय संस्था या बैंक्स आपको ऑफर करती हैं आज के समय में। ठीक, सेबी, क्योंकि ये सारा का सारा खेल शेयर बाजार के लिए हो रहा है, इसीलिए शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन है? सेबी। वो भी म्यूचुअल फंड को भी सेबी यहाँ पे रेगुलेट कर रहा होगा। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं, बैंक का मतलब है जो आपके पैसे को जमा करे, लेकिन वो अपनी मर्जी से कहीं पे इन्वेस्ट कर सकती है। शेयर्स में आपने उनको ये अथॉरिटी दे दी है कि आप मेरा पैसा शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट प्रॉफिट देख करके या सिचुएशन देख के आपके पैसे इन्वेस्ट करती है। जब आप एफडी या आरडी रिकरिंग डिपॉजिट में लगाते हैं, जब आप सेविंग में रहता है, करंट में रहता है, सारा पैसा सरकार अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करती है। किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, किसी वेलफेयर स्कीम में इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका पैसा शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट होने वाला है। ठीक है, इसीलिए रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। ओके, थैंक यू।